नमस्कार सभी को। आज हम लेके आ गए हैं वीडियो लेक्चर नंबर 8 केमिस्ट्री क्लास 12 सॉलिड स्टेट। और ठोस अवस्था में हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स वी आर स्टडीइंग। आज लास्ट आपका सीसीपी है, जो लास्ट यूनिट सेल आपके सिलेबस में है। आज हम उसको कवर करेंगे। लेकिन यदि आप पैकिंग को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो पिछले सारे वीडियो लेक्चर्स जरूर देख लें। 2D से 3D कैसे बनाते हैं, हमें 2D को समझना बहुत ही जरूरी है। द्विविमीय सुसंकुलन को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो सब कुछ बोर्ड पर होता हुआ दिखता है और 3D में हमें उसी के आधार पर थिकनेस को इमेजिन करना पड़ता है। तो आप पहले के वीडियो लेक्चर्स देखें। अब हम आते हैं आपके लास्ट यूनिट सेल, जो आपके सिलेबस में है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, सीसीपी। हमने पिछली क्लास में पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग द्विविमीय षटकोणीय बंद संकुलन में दो परतों को कंपेयर करते हैं, दो परतों की तुलना करते हैं, तो एससीपी और सीसीपी दोनों एक से होते हैं। लेकिन दूसरी परत में हमें दो तरह की रिक्तियां वर्ड्स मिलती हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां। अगर हम तीसरी लेयर के पार्टिकल्स, तीसरी परत जो जेड एक्सिस में आती है, उसको अगर हम चतुष्फल की रिक्तियों पर रख देंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर रख देंगे, तो हमें एचसीपी मिलती थी, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी। लेकिन अगर हम थर्ड लेयर ऑफ पार्टिकल्स वी विल अरेंज ओवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अगर हम अष्टफल की रिक्तियों में तीसरी लेयर के पार्टिकल्स को जमाते हैं, तो फिर हमें जो व्यवस्था मिलती है वो सीसीपी होती है। और सीसीपी को एबीसी टाइप का अरेंजमेंट कहते हैं, मतलब पहला और फोर्थ लेयर एक दूसरे के जैसा होगा। पहली 3 परतें डिफरेंट होंगी, असमान होंगी, ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी। तो इसको एबीसी टाइप का अरेंजमेंट कहते हैं। और हम क्यूब में उसको कैसे बना सकते हैं, इसका नाम है सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग से जो यूनिट सेल बनती है उसको हम बोलते हैं सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैक्ड यूनिट सेल। ये मैंने उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है। ये यूनिट सेल इस टाइप की होती है। यहाँ कॉर्नर्स पर तो एटम होते ही हैं, लेकिन हर फेस के सेंटर पर भी, क्यूब के घन के हर फलक के केंद्र पर भी परमाणु होते हैं। और आप जानते हो कि घन में 8 तो कॉर्नर होते हैं और 6 फलक होते हैं। तो ये 6 फलक के केंद्र पर 4 मैंने बनाए हैं, और 2 को बनाने के लिए, चूंकि 2 दिखते नहीं है आगे पीछे के, तो 2 को बनाने के लिए मैं इसमें छोटा सा रूपांतरण करता हूं। देखिए, ये मैं एक फेस का इधर बना ले रहा हूं, एक फेस का इधर बना ले रहा हूं, और इसको मैं जोड़ दे रहा हूं। हालांकि यूनिट सेल ये एक ही है। तो ये मैं एक सामने के फेस का जो आपकी तरफ आ रहा है वो मान लेता हूं, और ये बिल्कुल बैक वाला। तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 फेसेस पर सेंटर में एक पार्टिकल यहाँ मौजूद होता है। कॉर्नर्स के साथ साथ, कोने के साथ साथ हर फलक के केंद्र पर भी यहाँ परमाणु होता है। और जहां तक एबीसी अरेंजमेंट की बात है, तो आप इस तरह से देखें, ये पहली लेयर जहां केवल एक स्क्वायर है उसको ए, दूसरी लेयर ये देखिए, ये ऐसे धनुष बन रहा है, तो ये बी, तीसरा ऐसे उल्टा एरो बन रहा है, उल्टा धनुष, तो ये सी। इससे ये अलग टाइप की लेयर है, इससे ये अलग टाइप की लेयर है, और ये फिर वापस आप ए लेयर का लौटाएंगे। फिर यहां से वैसे शुरू हो जाएगी, ए बी सी और ए, इस तरह से वापस आप शुरू हो जाएंगे। ये आपके याद रखने का तरीका है कि एबीसी टाइप की यूनिट सेल है और सीसीपी है। तो सीसीपी यूनिट सेल में एक बार और फिर मैं बता दे रहा हूं, सारे कॉर्नर्स पर एटम होते हैं या पार्टिकल होते हैं, और कॉर्नर्स, कोनों के अलावा हर एक फेस के सेंटर पर, हर एक फलक के केंद्र पर भी पार्टिकल एटम मौजूद होता है। अब यहां से हम पढ़ते चलेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल सीसीपी। इसी को फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, तो फेस के सेंटर पर एटम रखा हुआ है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैक्ड यूनिट सेल। ये सीसीपी और एफसीसी एक ही बात है। फिर आभासी कण, एपरेंट एटम आपको कितने दिख रहे हैं, आप गिन लीजिए,
8 कॉर्नर्स तो 8 और 6 फेस तो 6, 8 और 6 14। तो आभासी कण अपरेंट जो पार्टिकल हैं वो 14 हैं, 14 दिखते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि कॉर्नर्स पर कोने पर का प्रत्येक परमाणु अपना केवल 1/8 देता है। जब हम Z निकालते हैं तो Z इक्वल टू कॉर्नर के 8 अपॉन 1/8 प्लस आप ये भी पढ़ चुके हैं कि फेस का एक एटम इसको केवल 1/2 भाग देता है, क्योंकि यहाँ से दूसरी यूनिट सेल जब जुड़ेगी तो ये फेस वाले को कवर कर लेगी। तो एक यूनिट सेल को फेस पर कोई भी पार्टिकल या एटम प्रेजेंट हो वो 1/2 देता है। तो फेस पर टोटल कितने हैं 6, तो प्रत्येक एटम 1/2 देगा, तो 6 देंगे, 6 × 1/2। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो Z इक्वल टू आएगा 4। तो Z हमने यहाँ लिख दिया, वास्तविक कण इसके आ गए 4। A एंड R में रिलेशन। अब ये समझना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा पार्टिकल आपस में टच कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। आप यहाँ देखिए कॉर्नर्स के ये जो एटम है वो आपस में टच नहीं करते हैं, ध्यान रखेंगे इन चीजों का। पार्टिकल्स ऑफ कॉर्नर डू नॉट टच ईच अदर इन CCP और FCC। BCC में भी नहीं कर रहे थे, CCP और FCC में भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब अपन ने SCC पढ़ा था, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक पढ़ा था, तो वहां सारे एटम कॉर्नर्स के एटम भी आपस में टच कर रहे थे। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये फेस कर देखो, मैं इसको ऐसे बना देता हूं। अगर मैं ऐसे बना रहा हूं इसका अर्थ ये है कि ये चारों तो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो फेस पर एटम है, फेस पर जो एटम है वो इन चारों को टच कर रहा है। फेस पर जो एटम है वो टच कर रहा है। इस तरह की कंडीशन होगी, ये ऐसे BCC में आपने देखा था। यहां इस वाले एटम को मैं उठा के लाया हूं इधर, और ये 4 इस तरह की कॉर्नर के एटम आपस में टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन फेस के एटम आपस में टच कर रहे हैं। अब इसके एज पर भी पार्टिकल्स होते हैं, पाए जाते हैं। जब हम अरेंजमेंट पढ़ेंगे क्रिस्टल का तो पढ़ेंगे इसको। तो फेस जो एज का सेंटर है, एज के कॉर्नर, एज के सेंटर पर जो भी पार्टिकल होता है वो भी इसको टच करता है, बाकी ये इन सबको चारों को टच कर रहा है, ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं। इस तरह की कंडीशन है। तो अगर मैं कहूं कि A और R में आप रिलेशन निकालें तो कैसे निकालेंगे? A और R में रिलेशन, A और R में रिलेशन निकालने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा। जो गोले टच कर रहे हैं उनको ही आपको देखना पड़ेगा, जो टच नहीं कर रहे हैं वहां से आप नहीं देख पाएंगे। तो फिर इसके दोनों रेडियस शामिल होगी, इसकी केवल एक रेडियस शामिल है, इसकी भी केवल एक रेडियस शामिल है। तो टोटल हो गया ये 4R। ये R इसकी दोनों रेडियस और इनकी एक एक रेडियस, तो 4R हो गया। लेकिन ये वास्तव में है क्या? ये फेस डायगोनल है, आप देख सकते हैं ये फेस डायगोनल है, ऐसे ये फेस डायगोनल है। और फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? A√2। अगर घन की साइड की लेंथ, भुजा की लंबाई A है, क्यूब की साइड लेंथ A है, तो फिर फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल होता है A√3। ये सब आप याद रखेंगे। और फेस डायगोनल होता है A√2। तो ये 4R है टोटल। तो 4R इक्वल टू A√2। तो R इक्वल टू हो जाएगा A√2 अपॉन 4। और 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू √2 इंटू √2, क्या होगा? √2 इंटू √2 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4, ये √2 से √2 कट जाएगा और आपका आएगा A/2√2। तो R और A में क्या रिलेशन है? यहाँ R इक्वल टू होता है A/2√2। D क्या है? D आप यहां से ले लें। एक जो क्लोजर एटम है उनके दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, ये सेंटर है, ये सेंटर है। तो ये इस एटम से इस पार्टिकल की दूरी R और R 2R होती है। 2R मतलब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई D आ जाएगा। D इक्वल टू 2R, यहाँ भी D 2R के इक्वल है, लेकिन R की वैल्यू यहाँ क्या है? A/2√2। तो 2 से 2 कैंसिल, A/√2। ये ध्यान रखेंगे आप। A और D में क्या संबंध होता है? तो D बराबर होता है A/√2। ये D और A में रिलेशन होता है। आगे अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम। इसमें एक पॉइंट मिस हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयन संख्या। वो मैं यहां लिख दे रहा हूं 10। समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर।
समन्वयन संख्या। समन्वयन संख्या आप कैसे निकालेंगे सीसीपी में? तो आपको एक यूनिट सेल और मैं बना दे रहा हूं, इसलिए एक यूनिट सेल बना दे रहा हूं क्योंकि फेस का जो एटम होता है, ये वाला फेस का एटम, ये फेस का एक ऊपर है, मैंने यहां बनाया नीचे, ये फेस का एटम केवल 2 यूनिट सेल का हिस्सा हो सकता है और इसी की हम समन्वयन संख्या निकाले। अब ये तो आपस में टच कर ही नहीं रहे, ये टच कर रहा है 4 को, 1 2 3 4, ये 4 को टच तो कर ही रहा है, फिर ये किसको टच कर रहा है? इसको बनाने के लिए हम इसके ऊपर एक और यूनिट सेल बनाएंगे, एक और यूनिट सेल बनाएंगे तो हमें बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी। ये यूनिट सेल, ये फेस की मैंने एटम बनाए और यहां वही पद्धति मैंने अपना ली क्योंकि फेस के 2 को मैं दिखा नहीं सकता, तो मैंने ऐसे करके एक फेस को इधर बना दिया, एक फेस को इधर, ये आगे की तरफ वाला है और एक पीछे की तरफ वाला है, तो 6 ये कॉमन हो गया, तो सब में कॉमन रहेगा, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। आप देख लो यही, तो फेस के सेंटर पर पार्टिकल है वो 2 यूनिट सेल का हिस्सा है, नीचे वाली यूनिट सेल का भी है, ऊपर वाली यूनिट सेल का भी है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे फेस के सेंटर में गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ये तो कॉर्नर की है, तो फेस का ये वाला जो पार्टिकल है वो कॉमन है। अब ये देखें कहां कहां ये टच कर रहा है, ये इस 4, अब मैंने कहा था जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर देखना हो तो हमने बीच वाले लेयर को उठाएंगे, बीच वाले लेयर के मैं इस एटम को देख रहा हूं तो 1 2 3 4, मतलब जो फेस के सेंटर पर एटम है, फलक के केंद्र पर है, वो अपने ही तल में, अपने ही प्लेन में, ये प्लेन ऐसे, ये प्लेन, फिर ये प्लेन, फिर ये प्लेन, अपने ही तल में कॉर्नर पर चारों एटम, चारों पार्टिकल जो कोने पर है उसको टच कर रहा है, ये वाला इसके, और किसको टच कर रहा है? इसके नीचे के फेस पे आएगा तो 1 2 3 4, तो 4 फेस नीचे की यूनिट सेल, जो जिस यूनिट सेल का वो हिस्सा है, इस तरफ नीचे की तरफ वो फेस के सेंटर पर जो 4 है, फलक के केंद्र पर 4 है, इसको छोड़ के फलक के केंद्र पर 5 है, देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये इसको टच नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं करेगा, तो ये नीचे भी कितने को टच कर रहा है? फेस के 1 2 3 4, ऊपर भी 1 2 3 4, इसको टच नहीं करेगा। कितने हो गए? 4 तो कॉर्नर्स के, 4 ऊपर वाली यूनिट सेल के फेसेस के सेंटर पर जो है, और 4 नीचे वाली यूनिट सेल में फेस के सेंटर पर जो है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। एक बार फिर देख लें कैसे 12 हो गया? उसी प्लेन में 4 तो कॉर्नर्स के एटम, कोने पर स्थित 4 एटम इस एटम को टच कर रहे हैं या इस पार्टिकल को टच कर रहे हैं। ऊपर के 5 सेंटर पर 5 एटम है, लेकिन सबसे ऊपर और सबसे नीचे इनसे ये टच नहीं करेगा, लेकिन इनके अलावा जो 4 फेस के सेंटर पर हैं, उनको 4 ऊपर वाली यूनिट सेल में टच करेगा और 4 नीचे वाली यूनिट सेल में टच करेगा, जो फेस के सेंटर पर पार्टिकल रखे हुए हैं। तो 4 ये, 4 ऊपर, 4 नीचे, टोटल कितना टच करेगा? 12। इसकी CN कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अब संकुलन गुणांक और रिक्तियों का परसेंट और एग्जाम्पल। तो पैकिंग फ्रैक्शन जैसे ही हम निकालने में कामयाब होंगे तो हम इसकी रिक्तियों का प्रतिशत भी निकाल लेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन, ये भी 3D स्ट्रक्चर है। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू Z इंटू 4/3 पाई r3। ये तो ऊपर रहता है वॉल्यूम कवर्ड बाय पार्टिकल्स, कणों के द्वारा घेरा गया आयतन। Z मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम जितने हो, इसमें 4 है, और एक एटम का वॉल्यूम अपॉन, ये 3 को मैं नीचे लिख लेता हूं कैलकुलेशन के लिए, इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम, और यूनिट सेल का वॉल्यूम यहाँ सिंपल है क्योंकि यहाँ क्यूब ही है, तो ए क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, Z की जगह लिख दूंगा मैं 4 इंटू 4 पाई r³ अपॉन 3 इंटू ए क्यूब। ए की वैल्यू हमें r की टर्म में चाहिए, तो ए और r रिलेशन ये लिखा हुआ है, r इक्वल टू ए अपॉन 2√2, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2√2r। 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16 पाई r³ अपॉन 3 इंटू ए 2√2r, तो 2√2 r का क्यूब है, तो इसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर देगा, इसको 3 बार यही मल्टीप्लाई कर दूं, 2√2r इंटू 2√2
आर। आगे सॉल्व करें, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 16 पाई आर क्यूब अपॉन 2 टू जा 8, 8 3 24, √2 भी 24 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये 2√2, 3 √2 है तो 2 √2 का मल्टीप्लाई 2 आ गया और आर क्यूब यही आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 24 इंटू 2√2 आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 4 जा 4 6, 2 2 3, 2 से 2 तो ये आ गया पाई अपॉन 3√2, पाई अपॉन 3√2। ये वही जैसे हमने एससीपी कॉल किया था वहां भी यही आया था। तो इनको जब आप वैल्यू रख के सॉल्व कर दोगे 3.14 अपॉन 3 इंटू 1.414 तो 0.74 आएगा और परसेंटेज में अगर इसको ले जाओगे तो पीएफ इक्वल टू हो जाएगा 100 के मल्टीप्लाई के बाद 74%। तो एससीपी और इसकी में दोनों में ही बराबर वॉइड्स होती है और बराबर जगह पार्टिकल होते हैं, तो संतुलन गुणांक यहाँ आ जाएगा 74%। वॉइड्स का नंबर 100 में से घटाएंगे 26%। एग्जाम्पल, मुद्रा मेटल, जो आपकी महंगी मेटल है जैसे एयू, एजी, सीयू, कॉपर, उन सबका अरेंजमेंट सीसीपी होता है। तो आप इनको सबको याद ही रख सकते हो, सीयू, एयू, एजी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और रिक्तियों के प्रकार आप जानते हो, ये वही उसी व्यवस्था से आया है, हेक्सागोनल 3D से। तो यहाँ ट्राइगोनल भी वॉइड है, टेट्राहेड्रल भी है और ऑक्टाहेड्रल भी है। तो त्रिकोणीय भी है, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। यहाँ बनने का लिखना ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। इतने पॉइंट हमें हर एक यूनिट सेल के पढ़ने पड़ेंगे। तो हमने सीसीपी के भी वही पॉइंट पढ़े, कौन सा स्फीयर, कौन सा पार्टिकल किसको टच करता है, किसको टच नहीं करता है, ये जानना बेहद जरूरी है। तब इसमें ही हम आगे पढ़ेंगे सीसीपी, जब NaCl, CsCl, CaF इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जहां भी इसके अंदर वॉइड्स होंगी वहां कोई सा भी पार्टिकल आके फंस जाता है और वो पूरा उसका रेशो, जो पार्टिकल्स का रेशो होता है, इनका रेशो होता है, वो बिगाड़ देता है। उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये थी आपकी सीसीपी। अब आपको एक चीज और करना है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, फिर बता रहा हूं आपको क्या करना है। एमपी बोर्ड के स्तर पर जब एक एक नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे, अगर 4 का नहीं आएगा तो आपको ओटी के लिए एक चार्ट को बना लेना है जो आपको हमेशा काम देगा। ये यूनिट सेल का टाइप सीसीपी है, इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा। इसको आगे बढ़ा के आप अगला टाइप यहाँ लिख देंगे बीसीसी, फिर लिख देंगे एससीसी, फिर लिख देंगे आगे एचसीपी, फिर 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस तरह का आप एक चार्ट बनाएंगे और इन्हीं 10 पैरामीटर पे इनका कंपैरिजन करेंगे। आप 2D का ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4 का तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 2D ना भी करें तो इन 4 के लिए तो ये टेबल बनाना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे निश्चित रूप से ओटी बनेगा। तो आप समझ रहे हो क्या करना है। इस तरीके से जैसे वास्तविक कण इसमें 4 है, डीसीसी में 2 है, एससीसी में 1 है, एससीपी में 6 है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए पिछले वीडियो लेक्चर्स, इस तरह का पूरा नोट बना के आपका जो डिजीलैब ग्रुप है उस पर डालेंगे। ये पूरा का पूरा चार्ट आप बनाएंगे तो 100% आपके 2 नंबर 2 मार्क के क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएंगे। तो हमने सारी यूनिट सेल 2D और 3D जिस तरह से भी पैकिंग हो सकती थी वो हमने पैकिंग पढ़ी है। अब अगला वीडियो लेक्चर हम लेके आएंगे वॉइड्स पर। सीसीपी में वॉइड्स कहाँ होती हैं? ट्राइगोनल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिक वॉइड्स, त्रिकोणीय रिक्तियां, चतुष्फल की रिक्तियां, अष्टफल की रिक्तियां, घनीय रिक्तियां, इनकी साइज क्या होती है, उनमें कौन सा एटम समा सकता है, कौन सा एटम फिट हो सकता है, इन सब चीजों पर हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। इस चार्ट को आप बना के अपने ग्रुप में सेंड करेंगे
बस कल सुबह तक का आपको टाइम रहेगा बहुत से बहुत। ये सब चार्ट बना के आप ग्रुप में आवश्यक रूप से सेंड करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर के लिए फिर वेट करें, हम वर्ड्स लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।